जिनकी ठोकर में थी दुनिया, जिनके कदमों में जहां, हो गए उनके मकाबिर आज बेनामो निशान। है किले वीरान, कब्रों पर कोई साया नहीं, कह रही हैं गिरती दीवारें अब इनकी दास्तां। समय इतिहास के साथ अजीब व गरीब खेल खेलता है। कभी तारीखी सच्चाई मलबे के ढेर में सदियों तक छुपी रहती है और कभी कोई हसीन इमारत मिट्टी के उस ढेर तक पहुंचने ही नहीं देती जहां सदियों पुराना इतिहास दफन है। इस हकीकत का एहसास उस वक्त होता है जब अहिछत्र में कदम रखने वाला सफेद संगमरमर से बने पार्श्वनाथ मंदिर के 7 आलीशान सुंदर शिखरों को देखकर बस देखता ही रह जाता है और थोड़े ही फासले पर किले की बिखरी हुई ईंटों के ढेर और सैकड़ों फीट ऊंचे टीलों तक नहीं पहुंच पाता जिसके नीचे महाभारत काल से कठेरिया शासकों के जमाने की तारीखी निशानियां छुपी हुई हैं। अरे कुंवर साहब, ये आवाज तो इस इलाके में भी सुनाई दे रही है। हम आगे आगे और ये आवाज हमारे पीछे पीछे। मियाँ रंगीन जब भी बोलेंगे उल्टा ही बोलेंगे। आवाज पीछे पीछे नहीं जनाब, हम इस आवाज के पीछे पीछे चल रहे हैं। हाँ मियाँ रंगीन, रुहेल खंड की हर तारीखी इमारत, हर खंडहर से यही आवाज आपको सुनाई देगी। अच्छा राजकुमारी जी, ऐसा है क्या? राजकुमारी? अरे जनाब, मैं अखबार से ताल्लुक रखती हूँ और ये लता किसी महल की राजकुमारी नहीं जनाब, जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट। आप लिस्ट हो या फहरिस्त? लता मंगेशकर हो या आशा भोसले? अब हमने राजकुमारी मान लिया तो मान लिया। हाँ ठीक है जनाब रंगीन, हम भी आज से आपको रंगीन नहीं रंगून मान लेते हैं और यही मानेंगे। आप हमें रंगून कहें या लंगूर, हम तो आपको राजकुमारी ही कहेंगे। हाँ वाह मियाँ रंगीन वाह, हम जरा सा आपको रंगीले कह देते हैं तो आप इतना बुरा मानते हैं कि बस अब लता जी ने कुछ भी कह दिया तो मानने को तैयार है। अच्छा भैया, बहुत हो गया हंसी मजाक, अब हो जाए काम की बात। हाँ बिल्कुल। हाँ लता जी, इन किले के खंडहरों और टीलों के बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ आशा, ये बिल्कुल सच बात है। और किले के खंडहर और उसके अंदर और बाहर के जो टीलों का राज है, ये उस वक्त खुला जब कैप्टन हॉक्सन ने 1833 में इस इलाके का सर्वे किया। अच्छा। हाँ, और उसने बताया कि लोग जिसे पीसनहारी का छत्र कहते हैं ना, हाँ, वो एक्चुअल में बौद्ध स्तूप है। अच्छा। और उसने खुदाई में 21 फीट लंबी ऐसी गैलरी भी खोज ली थी जो बौद्ध स्तूप तक जाती थी। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ लता जी कि हुएनसांग ने इस इलाके में जो 10 बौद्ध विहार, 1000 भिक्षुओं और 9 शिव मंदिरों को देखने की जो बात लिखी थी वो सच है। हाँ, शायद वो 635 ईस्वी में यहाँ आया था लता जी। बिल्कुल सही कहा आपने अनुज साहब, इसी जमाने में आया था यहाँ ह्यूनसांग। और जहाँ तक मुझे याद है 1862-63 की बात है। हाँ, जनरल कलिंगम और 1891-92 में डॉक्टर फ्यूरर ने कई टीलों की खुदाई करके ये साबित किया था कि महाभारत काल से रुहेला नवाब
अली मोहम्मद खां तक कितने ही शासकों ने इस इलाके पर राज किया था। हाँ, और ये सच्चाई भी सामने आई थी आशा, अच्छा। कि गौतम बुद्ध से पहले अहीर राजा आदि ने आदिकोट यहाँ बसाया था। अच्छा अच्छा। और उसी जमाने के खंडर को आज हम आदिकोट कहते हैं। और अहिक्षत्रा से पहले इस इलाके का नाम भी अधिक्षेत्रा था। अच्छा अच्छा। पर लता जी, ये तो हुई कहानियों की बात। क्या कथाओं से हटकर कोई ऐसा सबूत भी मिला है जिसे हिस्टोरिकल फैक्ट माना जा सके और जो इतिहास का भी हिस्सा रहा हो? अरे बिल्कुल मिलता है आशा, बिल्कुल मिलता है। और सबसे पहला सबूत तो देखो ये है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। अच्छा। इससे मालूम होता है बिल्कुल साफ कि इस इलाके पर 330 ईस्वी में समुद्रगुप्त की हुक्मरानी थी। अच्छा। और खुदाई में अनुसार बहुत से सिक्के, मूर्तियां, बर्तन वगैरह भी मिले हैं जिनसे पुरानी सभ्यता और इतिहास की काफी बातें मालूम होती हैं। और कुछ बातें तो अब मैं वहीं चलकर आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा। चलिए राजकुमारी जी, तो फिर वहीं चलते हैं, देर किस बात की? मिस्टर रंगून, बिल्कुल चलेंगे, मगर पहले फिलहाल यही अहिक्षत्रा की कहानी तो सुन ले। गंगा और यमुना का दोआबी इलाका, ये सब पांचाल में शामिल था। गंगा इन्हें 2 हिस्सों में तकसीम करती थी। इसका एक हिस्सा अहिक्षत्र था जो कंपिल यानी आज के फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था। और जब इसे कठेर कहा गया तो इसमें उस जमाने के इलाके मयूटा, काबर, ग्वाला प्रदेश और अंबिका नगर शामिल था, जिन्हें बदायूं के राष्ट्रकूटा खानदान के राजाओं ने पांचाल में मिला लिया था। हाँ, इसका मतलब है कि ये इलाका भी पांचाल प्रदेश का हिस्सा रहा। बिल्कुल सही। कुंवर साहब, बहुत हो गया। न चाय, न पानी, न नाच, न गाना, बस हर वक्त यही करते रहते हैं। मेरा तो दिल नाचने को कर रहा है। नाचिए नाचिए। हटो काहे को झूठी बनाओ बतिया, शायद मियां रंगीन के पेट में दर्द शुरू हो गया है आशा। हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है। वाकई बड़े ही रंगीन तबीयत के व्यक्ति हैं ये। रात भी हंसते हंसते बाबा नोट कर दिया इन्होंने तो। सच पूछिए तो लता जी, मियां रंगीन ने हमारे सफर को भी रंगीन बना दिया। बिल्कुल। बड़े मजे के आदमी हैं, हमेशा सबका दिल लगाए रखते हैं। अल्लाह कसम, बेगम साहिबा तो भूल ही गई, कहीं जाना भी है। हाँ, और दोस्त हम सफर हो तो जन्नत है, दुनिया जन्नत। क्या बात है। सफर नहीं लगता बेगम साहिबा। अब बातों में मंजिल पर पहुंच जाते हैं और फिर हैरत से कहते हैं, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। हाय छबीली, तुम भी साथ होती तो मजा आता सफर का। चलिए मियां रंगीन, हम भी तैयार बैठे हैं, आइए। वाह, कितनी सुंदर इमारत है ये अनुज। वाकई कितना सुकून है यहाँ पर। माशाल्लाह, ऐसा लगता है कि वीराने में कई कमल के फूल खिल उठे हों। हाँ बेगम साहिबा, लगता है जैसे हम जन्नत में आ गए हों। हाँ मियां रंगीन, ये पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, जैन मंदिर। और अनुज साहब, जैन मंदिर में इसमें 7 वेदियां हैं। और आशा, देख रही हो ना तुम, ये 7 शिखर जो सामने हैं। हाँ हाँ, ये 7 शिखर हैं और 7 वेदियां हैं। अच्छा। ये वही जगह है आशा जहाँ 2800 साल पहले 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने तपस्या की थी
और ज्ञान प्राप्त किया था। अच्छा। और थोड़े ही फासले पर एक और जगह है, नागा हराद। अच्छा। कहा जाता है कि यहाँ नागा राजा को भगवान पार्श्वनाथ ने उपदेश भी दिया था। देखो आशा, वो सामने बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ हाँ। लोगों से कुछ बातचीत कर रहे हैं, शायद उन्हें कुछ बता रहे हैं। मैं उन्हें जानती हूँ, वो सुमेर चंद जैन जी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ अनुज साहब, और ये इस भव्य ऐतिहासिक मंदिर के सचिव हैं, यहाँ के प्रबंधक कमेटी की। तो चलिए लता जी, चल के सुनते हैं कि जैन साहब क्या कह रहे हैं। हाँ 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 बिल्कुल। ये मंदिर बहुत पुराना है, मतलब हजारों वर्ष पुराना है। हम लोग जैनियों में 24 तीर्थंकर मानते हैं। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने यहाँ पर तप किया था और यहाँ से उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये मंदिर उसी के कारण यहाँ पर कभी निर्माण हुआ है। इस मंदिर का ये मैं नहीं बता सकता है कब निर्माण हुआ था, लेकिन लगभग 1000 वर्ष से ऊपर का ये मंदिर पुराना था। पुराना मंदिर जो बना हुआ था वो तो लगभग 75 से हमने पूरा मंदिर दूसरा बना दिया है। उस पूरा मंदिर जो पुराना बना हुआ था वो सबको तोड़ दिया है। जितनी छोटी छोटी मूर्तियां वहाँ मंदिर में आपको देखने को मिलती हैं वो सब प्राचीन हैं, बहुत पुरानी हैं। और जितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं ये सब हमने 75 के बाद वहाँ स्थापित की हैं। अभी गत वर्ष हमने एक और मंदिर बनाया है जिसमें 721 मूर्तियां लगाई हैं। इसे हम 30-24 मंदिर कहते हैं। 720 मूर्तियां भगवान की हैं और एक लॉर्ड पार्श्वनाथ की 13.5 फुट ऊंची खड़ी प्रतिमा हम लोगों ने लगाई है। ऐसा मंदिर भारतवर्ष में सिर्फ शिखरजी में एक और है, वरना दूसरा कहीं इस तरह का मंदिर नहीं है। और शिखरजी का मंदिर से भी इस मंदिर में जो हमने 30-24 का मंदिर बनाया है वो अति उत्तम और अति सुंदर है और बहुत अच्छा मंदिर है। ऐसा मंदिर शायद भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं है। वैसे लता जी, इतिहास कथाओं के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल। सच पूछिए तो जनरल कनिंघम ने खुदाई करके बड़ा एहसान किया है इस हिंदुस्तानी तारीख पर। जी हाँ। और उधर देखिए अनुज साहब, आशा देखो उधर थोड़ी ही दूर पर इसी मंदिर से मुतालिक एक कुआं भी है। हाँ हाँ। और उसके बारे में कहा जाता है कि इसके पानी से सब रोग दूर हो जाते हैं। अच्छा। और इसके चारों कोनों के पानी का रंग और स्वाद भी अलग अलग है। हाँ ऐसा है। और प्राचीन इतिहास से ये भी मालूम होता है कि किसी जमाने में अहिछत्रा में जैन राजा मोरध्वज की हुक्मरानी भी थी। अच्छा अच्छा। लता जी, आप तो पत्रकार हैं, आपने तो बहुत कुछ पढ़ा होगा। इस इतिहास के बारे में कुछ और जानकारी दीजिए ना हमें। हाँ हाँ। बिल्कुल देंगे अनुज साहब जानकारी। और मैडम आशा पत्रकार होने के नाते ही नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट भी रहा है। अच्छा। और यहाँ का इतिहास तो बहुत लंबा है, कहाँ से शुरू करें। आइए समझ लीजिए कि कभी ये इलाका आबाद रहा और कभी सदियों तक वीरान रहा। अच्छा। और इतिहास का साया उस वक्त पड़ा जब यहाँ के वहशी कबीलों और नए आने वाले कठेरियों में लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा अच्छा। और उस वक्त तारीख पूरी तरह से रोशन हो गई थी। अनुज साहब, 1379 की बात है। कठेरिया राजा खड़क सिंह ने तुर्क सूबेदार सैयद अलाउद्दीन और उसके दोनों भाइयों को धोखे से बुलाकर कत्ल कर दिया था। और उस वक्त रामनगर आमले का ही एक हिस्सा था। अच्छा अच्छा। तुर्क सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इंतकाम लेने के लिए हमला कर दिया। खड़क सिंह तो कुमाऊं के जंगलों में भाग गया, लेकिन रियाया का कत्लेआम शुरू हो गया। उसने बदायूं से आंवले तक के इलाके को शिकारगाह बना दिया और संभल के सूबेदार को हुक्म दिया कि वो हर साल यहाँ आकर आबादियों को बर्बाद करता रहे ताकि कठेरिया दोबारा ताकत हासिल न कर सकें। सदियों तक तुर्क सुल्तानों और खड़क सिंह की औलादों में जंगें होती रहीं।
1743 में रोहेला नवाब अली मोहम्मद खान ने आखिरी कठेरिया राजा दुर्जन सिंह को कत्ल करके इस इलाके पर कब्जा कर लिया, लेकिन नवाब ने रामनगर को नजरअंदाज करके आंवले को राजधानी बना लिया। बातें बातें बातें, अल्लाह कसम दिल घबरा गया। आप भी भूल गई लता जी, हमें किले भी जाना है। हाँ चलिए अनुज साहब, मियां रंगीन का दिल घबरा गया। हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। अजी हमारे दिल को कौन संभाल रहा है? खुद ही हाथ रखे फिर रहे हैं दिल पर। अपना तो एक ही दस्तूर है। वो क्या? अपने दिल के पास रहने दीजिए मेरा भी दिल। एक खुशी को चाहिए एक गम उठाने के लिए। है बस आप खुश रहिए, मियां रंगीन दुख उठा लेंगे। वाह मियां रंगीन, आइए चलिए लता जी। हाँ चलिए चलिए। आइए। अरे अनुज, यहाँ देखो तो, टूटी हुई ईंटें और मिट्टी के टीलों के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ। ये जगह तो बिल्कुल खंडहर हो गई है। हाँ, और ईंटें भी चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ ईंटें दीवारों में भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन बस गिरने ही वाली हैं। अनुज साहब, हमारी प्राचीन सभ्यता की न जाने कितनी तह इन मिट्टी के ढेरों में है। हाँ, सो तो है। और अगर हम इसे प्राचीन इतिहास का कब्रिस्तान कहें तो भी बेजाना होगा। हाँ लता जी, मुझे एक पुराना शेर याद आ रहा है। एक बार मैं काला ढोंगी में रोहेलों के कब्रिस्तान की वीरानी देख रहा था, तो जो टैक्सी ड्राइवर था ना, उसने सुनाया था। आशा, क्या था वो, याद आया तुम्हें? हाँ अनुज, वो शेर तो हमारे दिल पर भी नक्श हो गया। हमें भी सुनाइए ना। हाँ हाँ, सुनाओ ना। कैसी निराली बस्ती है शहरे खामोशा वालों की। वाह वाह बेगम साहिबा, ये शायर भी मेरा ही शागिर्द लगता है। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। शेर तो पूरा पढ़ने दीजिए। कैसी निराली बस्ती है शहरे खामोशा वालों की, ऊपर ऊपर वीरानी नीचे नीचे बस्ती है। Exactly. This happened with the fort. खुद ही देख लो ना आशा। हाँ। ध्रुपद की राजधानी का क्या हाल हुआ। कितनी आबाद रही होगी किसी वक्त में। सच। और इस खोखली जगह पर भी कभी सम्राट अशोक का स्तूप था। अच्छा। और किले के अंदर ये 3 टीले हैं ना आशा। हाँ। इनका भी अपना अपना इतिहास है। और लता जी, वो जो ऊंचा सा दिख रहा है, वो क्या है? मकामी लोग इसे भीम की गदा कहते हैं आशा। भीम की गदा? ये कैसे हो सकता है लता जी? इतने भारी पिलर को भीम ने गदा बनाई हो और उसे महाभारत की जंग लड़ी हो? दिस इज इम्पॉसिबल। मैंने कहा ना आशा, लोग कहते हैं। लता जी, वो सामने पश्चिम की तरफ। हाँ, इसकी भी खुदाई की थी कनिंघम ने। अनुज साहब, चौकोर इमारत काफी फीट ऊंची दिखाई दे रही है ना आपको। सीधी सीढ़ियां जाती हैं इस पर, और इन दोनों के बीच में कोई 30 फीट के करीब का एक ऊंचा टीला है। कनिंघम के बाद किसी ने भी इसकी कोई खुदाई नहीं की। हाँ, सिर्फ नींव देखकर यह अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ऐसा ही ये बात समझ में नहीं आती लता जी। नहीं अनुज साहब, बुनियाद की चौड़ाई बताती है इमारत की ऊंचाई। बड़ा ही साइंटिफिक तरीका था इमारत बनाने का। और किले के बाहर भी बहुत से खेड़े हैं। कनिंघम का ख्याल है कि एक टीले में 1000 फीट लंबी, 300 फीट ऊंची और 30 फीट चौड़ी इमारत होगी। ऐसा है आशा। अच्छा, पर लता जी, आज भी हम अपनी तहजीबी विरासत को तलाश नहीं कर पा रहे। कितना कुछ तो बर्बाद हो चुका है, और जो बाकी रह गया है वो भी बर्बाद हो जाएगा। क्यों अनुज? हाँ, सही कह रही हो। अनुज साहब, किले के बाहर के इन टीलों को देखा ना आपने? ये अंदर से 11 फीट चौकोर है, और इसकी खुदाई में 2 स्तूप और कई टूटी हुई शिव की मूर्तियां भी मिली थी। अच्छा। और इस दूसरे टीले में ये जो ईंट का बना हुआ है ना, इसमें एक सुसज्जित छत्र भी मिला था।
जो 30 फीट गोलाई का और 40 फीट ऊंचा था। और आशा, हाँ। कई टीलों में ऐसे बर्तन भी मिले जिनमें मोतियों की राख थी। अच्छा। हाँ, और कितने ही टूटे हुए मनके भी यहाँ मिले। गोया हमारी तारीखी धरोहर को बर्बाद करने में कुछ अपनों का और कुछ बेगानों का हाथ भी रहा है, क्यों लता जी? इसमें कोई शक नहीं। जहां सदियों से लड़ाइयां होती रही हो, वहां ये इमारतें कैसे रह पाती? 2-4 ही शासक ऐसे रहे हैं जिनके शासनकाल में यहाँ शांति रही होगी। और वैसे भी इस इलाके में अहीर, गोबरी, भीलार, बारगुजर जैसे वैश्य कबीलों का कब्जा रहा है, जो जंगलों में रहने के आदी थे। बड़ी लड़ाइयां हुई थीं उनकी कठेरियों से। रुहेलों के जमाने में भी अवसर मिलने पर कठेरिया बगावतें किया करते थे। सिर्फ नवाब अली मोहम्मद खां के जमाने से यहाँ शांति बनी रही, क्योंकि रुहेलों ने कठेरियों को बेदखल करके सारे कठेर पर कब्जा कर लिया था। कठेरिये कुमाऊं के जंगलों में रहने के लिए मजबूर थे। नवाब अली मोहम्मद खान ने 1740 में किले की मरम्मत भी कराई थी, लेकिन काम अधूरा छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने नवाब पर हमला कर दिया था और नवाब को ये इलाका छोड़कर सरहिंद जाना पड़ा था। लता जी, यहाँ के खंडर तो हमें अपनी दास्तां सुना रहे हैं, मगर रुहेलों की कोई निशानी नहीं दिखाई देती। अरे आशा, जमाना गुजर गया, अब निशानी कहाँ रह गई है बाकी। कनिंघम ने लिखा है कि नवाब ने एक मेहराबदार दरवाजा भी बनवाया था। अच्छा। उसका भी नामो निशान मिट चुका है। 1857 में भी इमारतों की बहुत तबाही हुई है। लता जी, कोई और चीज भी मिली है खुदाई में? हाँ, फिरोज तुगलक ने रामनगर में सिक्का बनाने की टकसाल भी कायम की थी। और एक जमाने से यहाँ किले के मलबे से उसके सिक्के मिलते हैं। अच्छा। और कितने ही सिक्के तुर्क सुल्तानों के मिले हैं। और आशा, बड़ी तादाद में रुहेलों के शासनकाल में जो चलते थे सिक्के, वो भी मिले हैं। अच्छा। अब हुजूर, कुछ और रह गया है बाकी देखने को? जी, क्या फरमाया जनाब रंगून ने? कुंवर साहब, अब फरमाइए ना। अल्लाह कसम, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ। अरे मियाँ रंगीन, कुछ तो कहिए। रोज हमें ही बेगैरत बनना पड़ता है, हाँ, मेहमानों के सामने। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अल्लाह कसम, कोई नहीं समझेगा हमारे इशारे। हाँ। अजीब लोग हैं आप। मियाँ, रात हो गई, हमारे घुंघरू हमें रो रहे होंगे। अच्छा। ओहो, तो ये बात है। तो चलिए मियाँ सोयाबीन। सोयाबीन? कुंवर साहब, फिर आपने हमारा नाम बिगाड़ा। जाइए, हम नहीं बोलते। अच्छा मियाँ रंगीन, जा रहे हैं अब सोने। जाइए, लेकिन सुनते तो जाइए। अगले हफ्ते आंवला चलना है। आंवला? हाँ। अच्छा, तो अब तो जाने दीजिए सोने को। हाँ।